सिग्मा के बारे में सुनते हैं। सिक्स सिग्मा क्या है, ये उसके बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे आज के सेशन में। हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिक्स सिग्मा इम्पॉर्टेंट है या नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्या अगर इम्पॉर्टेंट है तो किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग हमसे करते हैं, उन क्वेश्चंस को लेके ही मैंने डिस्कशन थोड़ी सी प्रिपेयर की है। और मैं चाहता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को देखें और उस डिस्कशन को जो मैं आपको बताऊंगा वो सुनने के बाद अगर आपके दरमियान में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो काइंडली आप वो क्वेश्चंस राइट डाउन करें। हम सेशन के एंड पे 10-15 मिनट रुकेंगे आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप ड्यूरिंग द सेशन क्वेश्चंस ना करें, क्योंकि वो इंटरप्शन होगी हमारे सेशन में, हम शायद फिर कंप्लीट सही से ना कर पाएँ, क्योंकि ये एक ब्रीफ सा सेशन है 1 घंटे का, और इसमें हमने अच्छे से डिस्कस करने के क्या वाकई आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं इस सेशन के बाद, क्या वाकई सिक्स सिग्मा सीखना या करना या इसकी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं है आपके कैरियर के लिए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या हमें सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्यों। बेसिकली हमारी सारी डिस्कशन आज की इसी क्वेश्चन से मुतालिक होगी, लेकिन मैं इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं अबाउट सिक्स सिग्मा, और उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस, इसी को लेते हुए आगे। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी आज की, और हम देखेंगे कि सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ये फिर एंड पे मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपका क्या फीडबैक है आज की डिस्कशन के बाद। अच्छा, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैलेंज है कि वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करे अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कंटिन्यूसली इंप्रूव करे और वो सेटिस्फाई करे अपने कस्टमर्स को। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंज है। अब जब इंडिविजुअल कोई काम कर रहा होता है या बिजनेस में परफॉर्म कर रहा होता है, उस इंडिविजुअल की भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो उसका इमीडिएट बॉस है, जो उसकी वैल्यू चेन में उसका इमीडिएट कस्टमर है, उस कस्टमर को वो सेटिस्फाई करें। तो ये दोनों, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोफेशनल इंडिविजुअल के लिए भी और एक बिजनेस के लिए भी, कि वो बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करें और कंटिन्यूअसली उसमें इंप्रूवमेंट करते रहें ताकि वो सस्टेन करें। और दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। कस्टमर, एक प्रोफेशनल की बात करें तो कस्टमर उसका इमीडिएट बॉस या उसके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो हो जाएंगे, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें तो एंड कंज्यूमर उनका कस्टमर होगा। तो हर प्रोसेस के लेवल पे एक कस्टमर होता है, तो उनको सेटिस्फाई करना ये एक चैलेंज है, हर किसी के लिए ये चैलेंज है। ये बेसिकली इंश्योर करता है किसी बिजनेस या प्रोफेशनल के कैरियर में सस्टेनेबिलिटी को। अगर ये दो चीजें होंगी तो वो सस्टेन करेगा, कैरियर में सस्टेन करेगा, ग्रो करेगा अगर वो इंडिविजुअल है, और अगर वो बिजनेस है तो वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने बिजनेस में ग्रो करेगा और सस्टेन करेगा। तो ये कैसे अचीव हो सकता है? दूसरी चीज इसमें ये है कि पीपल इंगेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीपल इंगेजमेंट से हम सस्टेनेबिलिटी अचीव करते हैं, हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अचीव करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करते हैं। लेकिन पीपल इंगेजमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? पीपल इंगेजमेंट के लिए हमें चाहिए दो चीजें। वो है कैपेबिलिटी, एक मतलब लोग जो हमारे हैं, जो हम हैं, वो कैपेबल हों, वो कर सकते हो काम जो उन्हें असाइन किया जाए, या बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है या प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना है तो उनमें कैपेबिलिटी हो कि वो टास्क कैरी आउट कर सकें। और दूसरी चीज है मोटिवेशन। मोटिवेशन होगी और करने की सलाहियत होगी तो कोई काम होगा, और पीपल इंगेज रहेंगे, हम इंगेज रहेंगे अपने कैरियर ग्रोथ में, अपने बिजनेस के रिजल्ट्स अचीव करने में और अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में। और अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काम करने वाले जो इम्प्लॉइज हैं वो इंगेज रहेंगे अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वो इसमें इंगेज रहेंगे। तो ये दो चीजें हैं, कैपेबिलिटी और मोटिवेशन, जो पीपल को इंगेज करने के लिए जरूरी है। अब इस सारी अगर स्लाइड में हम थोड़ा गौर करें तो सिक्स सिग्मा यहाँ कंट्रीब्यूट करता है, इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट करता है। आप देखें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एज ए प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी यूज होता है सिक्स सिग्मा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एक राह हमवार करता है कि डाटा एनालिसिस जो हमने कस्टमर
कस्टमर का करना है, उसमें सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स यूज होती हैं। तो पहले जो दो एरियाज है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें सिक्स सिग्मा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर उसकी स्किल होगी तो। दूसरी जो चीज है पीपल इंगेजमेंट, इसमें कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें आप सिक्स सिग्मा की बात करेंगे कि सिक्स सिग्मा ऐसी स्किल्स सिखाता है जिसमें टीम मैनेजमेंट की स्किल्स भी हैं, जिसमें डाटा एनालिसिस की स्किल्स भी हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग की स्किल्स भी हैं, जिसमें लीडरशिप की स्किल्स भी हैं। जब हम करिकुलम डिस्कस करते हैं सिक्स सिग्मा का तो इसमें सारी चीजें होती हैं, वो इंसान को, एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को, एक प्रोफेशनल को कैपेबल बनाती हैं और वो डाटा की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे डिसीजन लेता है। इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सिक्स सिग्मा। इसलिए ये जो बिजनेस चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिक्स सिग्मा को सीखा जाए और सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया जाए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी बिजनेस में भी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ करने की कोशिश की। हम आगे देखते हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें सिक्स सिग्मा सीखना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे जो बॉटम लाइन है वो ये है कि सिक्स सिग्मा हाई परफॉर्मेंस कल्चर क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। हाई परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में और पीपल इंगेजमेंट में, अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में और इंडिविजुअल के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर होगा, वो उसमें ग्रो कर रहा होगा, इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होगी। और सिक्स सिग्मा वो टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने मेंशन किया उसमें टीम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं, कुछ डाटा एनालिसिस के हैं, कुछ कुछ डिसीजन मेकिंग के हैं, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग के, जो करिकुलम में हम पढ़ते हैं सिक्स सिग्मा के। तो वो इनेबल करते हैं कि आप ये चीजें हाई परफॉर्मेंस कल्चर अचीव करें, पहले क्वेश्चन का। दूसरी बात जो है वो ये है कि सिक्स सिग्मा एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए लॉजिकल वे है। आप देखें ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है और वो स्टेप्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टेप्स एक दूसरे के अंदर दोबारा मर्ज हो सकते हैं, मतलब आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं तो दोबारा पहले स्टेप पे जा सकते हैं। कम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, जहाँ पे चैलेंज होता है आपकी सीनियर मैनेजमेंट को, जहाँ पे चैलेंज होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे आप लोग एज ए एक्सपर्ट इन सिक्स सिग्मा इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए जब स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रिजल्ट्स लेके आते हैं, इम्प्रूव बिजनेस रिजल्ट लेके आते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपकी कैरियर ग्रोथ भी होती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैरियर ग्रोथ भी होती है। और सिक्स सिग्मा क्या करता है, सिक्स सिग्मा ये करता है कि आपकी जो कम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करना आसान बना देता है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ये चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफाइन करते हैं पहले प्रॉब्लम को, फिर उसमें चीजें मेजर करते हैं, फिर उन मेजर की हुई चीजों को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसमें एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, सॉल्यूशंस बेहतर से बेहतर तलाश करते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं और प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इससे आपके गोल्स भी अचीव होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव होते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और प्रोफेशनल के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स को सीखा जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली इंप्रूव करें और प्रोफेशनल कंटिन्यूसली अपने कैरियर में ग्रो करें। और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ये होता है कि जो समझ नहीं आ रही होती सीनियर मैनेजमेंट को कि किस तरह से हम अचीव करेंगे, ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करें, हमारे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट नहीं अचीव हो पा रहा, हमारे रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आ रही है, डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये मेथोडोलॉजी आपको आपके काम को आसान बनाती है अगर ये करना आता हो। सिक्स सिग्मा की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आती हो तो इसको एज ए, ये यूं समझे कि छत पे जाने के लिए सीढ़ियां हैं और अगर सीढ़ियां ना हो तो छत पे जाना कितना मुश्किल होगा, सोल्यूशन पे जाना कितना मुश्किल होगा, और अगर सीढ़ियां हैं तो कितना आसान होगा, स्टेप्स हैं तो कितना आसान होगा। ये डीमैक की मेथोडोलॉजी सिंपली वो सीढ़ियां हैं या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप कॉम्प्लेक्स काम, मुश्किल काम आसानी से कर लेते हैं। इसलिए भी मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है ये सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स को सीखना और सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना। प्रोफेशनल कैरियर में भी आप बेशक आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, आप खुद सीखें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें और बिजनेस रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करें। तीसरा रीजन तीसरा रीजन ये है कि दुनिया ये, वालेकुम सलाम, किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दीजिएगा।
जी, नेक्स्ट रीजन मैं बता रहा था सिक्स सिग्मा की इम्पोर्टेंस का, वो ये है कि मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम में जो सिक्स सिग्मा है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, यूज कर रही हैं अपने प्रोसेसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। 1800s में स्टार्ट हुआ सिक्स सिग्मा का सिस्टम, जब उन्होंने कंसेप्ट दिया नॉर्मल कर्व का या नॉर्मल डेटा का या नॉर्मेलिटी का, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, वो उस कंसेप्ट से स्टार्ट हुआ। और आज अगर हम बात करें तो आज के दिन में 80% जो फॉर्चून 100 कंपनीज हैं वो सिक्स सिग्मा यूज करती हैं किसी ना किसी फॉर्म पे। मैंने मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ नामों से यूज होते हुए देखा है इसको। कुछ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे नाम देती हैं जैसे यूनिलीवर है, कुछ कंटिन्यूअस एक्सीलेंस का नाम देती हैं जैसे नेस्ले है, कुछ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से यूज करती हैं, कुछ परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के नाम से यूज करती हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इनको किसी ना किसी फॉर्म में सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजीज को, क्योंकि ये सिक्स सिग्मा एक पूरा सिस्टम है, अब इवॉल्व होके एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। हम आगे डिटेल से भी इसको देखेंगे कैसे ये मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे काम करता है। इस सिस्टम में बहुत सारी मेथोडोलॉजीज और टूल्स हैं, तो कोई ना कोई टूल्स या मेथोडोलॉजीज वो यूज कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और ये वो कंपनियां जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी, इसका मतलब ये है कि सिक्स सिग्मा जहाँ यूज होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस आउट परफॉर्म करती हैं, वो कॉम्पिटेंट होती हैं, वो सस्टेन करती हैं और सर्वाइव करती हैं मार्केट में और अपने बिजनेस गोल्स अचीव करती हैं। तो इसलिए भी सिक्स सिग्मा एक सर्टिफिकेट जो है, एक ऑथेंटिसिटी है, एक एक अप्रूवल है जो हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में कि ये वाली स्किल सेट जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होगी वहां पे रिजल्ट्स बेहतर होंगे, वहां पे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे उनकी भी कैरियर ग्रोथ होगी क्योंकि उनको वो स्किल सेट आता होगा जिससे बिजनेस गोल्स अचीव होते हैं। तो ये तीसरी रीजन है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात भी करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि टोटल, ये ऊपर वाली लाइन मैंने इससे ड्राइव की है कि सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन 2022 में जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, डिमांडेड स्किल्स हैं, 10 मोस्ट डिमांडेड स्किल्स 2022 की, उनमें से 7 स्किल्स ऐसी हैं जो सिक्स सिग्मा का करिकुलम कवर करता है। वो कौन सी 7 हैं? पहले हम ये देखें कि 2022 में कौन सी स्किल सेट है जो ग्रो कर रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट है या डिमांड है मार्केट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक। पहली स्किल है एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। इसमें सिक्स सिग्मा का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, इनोवेशन होती है कि आप अपने सिस्टम को, अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करें या चेंज करें या नए डेवलप करें। तो ये इनोवेशन और एनालिटिकल थिंकिंग में सिक्स सिग्मा की स्किल्स हेल्प करती हैं, पहला। दूसरा एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज है। अगर आप सिक्स सिग्मा की टेक्निक सीख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, ये सीख रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव लर्नर हैं आप। ये भी इसमें कवर होती है। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। सिक्स सिग्मा के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वन टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर साल एक नया इनिशिएटिव लेते हैं आप सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट जब भी करते हैं। तो ये इनिशिएटिव वाला भी इसमें कवर होता है। टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग ये कवर नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट सिक्स सिग्मा में आप सीखते हैं और सिक्स सिग्मा की जो स्किल्स हैं वो आपको एनालिसिस करना और क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाते हैं, ये इसमें कवर्ड है। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको देता है सिक्स सिग्मा, जिसको यूज करते हुए आप सीख सकते हैं। साथ ही लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें सोशल इन्फ्लुएंस में तो शायद मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना यूज होता है, लेकिन लीडरशिप की बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं टीम मैनेजमेंट के लिहाज से जो सिक्स सिग्मा के करिकुलम में हम सीखते हैं। जैसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं, उन ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो सिक्स सिग्मा में हम सीखते हैं। वो दोनों बेसिकली लीडरशिप के लीडरशिप प्रिंसिपल्स की बेस पे होती हैं और वो आपको हेल्प करती हैं कि आपने टीम को कैसे मैनेज करना है, कैसे लीडरशिप रोल प्ले करना है। तो ये उसमें कवर्ड होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये उसमें कवर्ड नहीं होती। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। रीजनिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत सारी और आइडिया जनरेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हम सिक्स सिग्मा में सीखते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। हम प्रोसेस या सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस होता है। प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं।
अब देखें ये जो 10 स्किल्स मैंने आपको काउंट करवाई हैं, इन 10 में से कितनी स्किल्स हैं जो हम सिर्फ सिक्स सिग्मा सीख के अटेन कर सकते हैं। मतलब इनमें से 7 ऐसी स्किल्स हैं जो हमें सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन लेने से आ जाएंगी अगर हम उसका सही करिकुलम फॉलो करते हैं। तो ये मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं। इसका मतलब है कोई ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, या कोई कंपनी है जो चाहती है कि हाईली स्किल्ड पीपल होने चाहिए, तो उनको डेफिनेटली चाहिए कि वो सिक्स सिग्मा की स्किल्स और सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन हासिल करें और उसमें टाइम लगाएं, रिसोर्सेज लगाएं, उसमें इन्वेस्ट करें। ये एक इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और रीजन ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो कौन सी सबसे एडवांस, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाई परफॉर्मिंग इनिशिएटिव या स्किल है जो अभी इन है मार्केट में? सबसे लेटेस्ट या मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी या सिस्टम या प्रोसेसेस या टेक्निक्स हमें सीखनी चाहिए। तो इसमें एवोल्यूशन में देखें, लीन सिक्स सिग्मा जो है वो, या सिक्स सिग्मा जो है वो बेसिकली लेटेस्ट टेक्निक या लेटेस्ट नॉलेज है जो अभी इन है मार्केट में, जो अभी इन है ऑर्गेनाइजेशंस में। और ये स्किल वो है जो सिक्स सिग्मा आपको प्रोवाइड करता है। सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट सिस्टम ले लें या सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन ले लें, वो आपको ये टेक्निक्स प्रोवाइड करती है कि आप ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए यूज करें। तो एक रीजन ये है कि ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने कैरियर ग्रोथ के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी जॉब हम कर सकेंगे आफ्टर गेटिंग ए सर्टिफिकेशन, सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन लेने के बाद। अब पाकिस्तान में चूंकि ये अभी इनिशिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा पुराना इनिशिएटिव नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया पिछली स्लाइड में कि ये लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है 2010 के बाद ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, और अभी इतना टाइम नहीं हुआ चूंकि इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए। इस वजह से अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस पाकिस्तान में नहीं है। तो ये स्लाइड मैंने इंडिया की लगाई है क्योंकि इंडिया बीइंग मोस्ट क्लोज टू पाकिस्तान, उसकी स्लाइड यहाँ पे लगाई है। पाकिस्तान का मुझे एज सच कोई ऑथेंटिक इस तरह का डाटा नहीं मिला, लेकिन मैं उसका भी शेयर करता हूँ आपसे कुछ कि क्या जॉब्स होती हैं और क्या पे होती है एक सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट की या ब्लैक बेल्ट की। मैंने ब्लैक बेल्ट की नहीं लगाई क्योंकि वो सबसे ऊपर वाला लेवल है, मास्टर ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट, उसके आगे कोई स्किल नहीं होती, इसकी मैक्सिमम लेवल। लेकिन ग्रीन बेल्ट जो एवरेज स्किल लेवल है वो तो एटलीस्ट मोस्टली लोगों के पास होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो ग्रीन बेल्ट लेवल तक सर्टिफाइड हैं, उनकी सैलरी रेंजेस इंडिया में ये लिखी हुई हैं। ये यूं समझे कि उनका नेशनल डाटा है, और अगर वो ऑपरेशंस मैनेजर की जॉब करें, ये ऑपरेशंस मैनेजर की जॉब करें, तो उनकी सैलरी रेंज जो है वो 4,98,000 से लेके 1.4 मिलियन तक हो सकती है, जो रेंज दी हुई है। और अगर वो ऑपरेशन टीम लीडर के तौर पे काम करें तो उनकी सैलरी रेंज 3,16,000 से 7,95,000 तक हो सकती है। और अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी 5,83,000 से 1.9 मिलियन तक हो सकती है। इसी तरह आप देखें 4,63,000, 4,09,000, मतलब किसी भी उसमें 3,16,000 से कम सैलरी नहीं है इंडियन। और इंडियन जो रुपीस है वो, इंडियन जो करेंसी है उसका पाकिस्तानी रुपीस के मुकाबले में तकरीबन वो करेंसी डबल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें इंटरनेट पे अभी इस तरह का डाटा मौजूद नहीं है जो हमें सैलरी रेंजेस दे, लेकिन एक सोर्स जो है उसका मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। उसमें भी 2 मिलियन आ रही है सैलरी, एवरेज सैलरी 2 मिलियन पर ईयर, यानी ये तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर बनती है ऑन एन एवरेज, जो एक सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट पाकिस्तान में अटेन कर रहा है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर यहाँ पे देखें आप, तो ये मोस्ट पॉपुलर कंपनीज जो इंडिया की हैं वो ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा लेवल पे मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए जिनको रिक्वायर्ड हैं रिसोर्सेज, उसमें देखें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। टाटा ग्रुप है, हनीवेल है, HCL, एक्सेंचर, IBM, वोक्स वैगन है, जनरल इलेक्ट्रिक और यूनाइटेड हेल्थ है। ये
वो कंपनीज हैं जो मतलब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन सबको इस तरह की स्किल सेट के लोग चाहिए। मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इतनी अच्छी कंपनियां इस तरह के लोगों को जॉब देना चाहती हैं और रखना चाहती हैं। और सैलरी रेंजेस भी आपने देख ली। मैं आपको चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी इसका अ, थोड़ा सा दिखाऊं। एक वेबसाइट मैंने ओपन की है। आप सैलरी फॉर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, ये सैलरी यहाँ पे एवरेज लिखी हुई है 2 मिलियन पर ईयर एवरेज बेस सैलरी। ये सिक्स सिग्मा के जो स्किल लेवल पे हैं उनकी मैंने आपको दिखाई कि इंडिया में क्या वर्थ है और पाकिस्तान में क्या वर्थ है। ओके, ये इंडिया की स्लाइड हमने डिस्कस कर ली और पाकिस्तान का मैंने आपको डाटा दिखाया। मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी एवरेज 1,60,70,000 तो सैलरी एक ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड की है जो वो अटेन करें या अचीव करें। मुझे लगता है मैंने पता नहीं एडमिट किया था लोगों को सारों को, क्योंकि मैंने ऑटो एडमिट। उसके बाद हम देखते हैं एक और रीजन के सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए नहीं। देखें, जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का, वो यही है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें। और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट ये बेसिक स्टेटमेंट है। सबको पता है कि टोटल जो सेल्स या रेवेन्यू होता है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल देते हैं तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन बचता है। प्रोडक्ट वाइज ये होता है, हर प्रोडक्ट का एक मार्जिनल कंट्रीब्यूशन होता है जो उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर अगर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिमूव कर देते हैं तो बाकी बचते हैं हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स वाले जो टैक्सेस हैं जो लागू होते हैं हर कंट्री में, ये डिफरेंट होते हैं, उन टैक्सेस को निकाल दें तो बाकी जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। अगर कोई अदर इनकम है तो वो उसमें ऐड हो जाती है। ये बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो वो ये रेवेन्यू बढ़ा ले, रेवेन्यू बढ़ा ले तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर उसकी ये कांस्टेंट रहती है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होती है, ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। और टैक्सेस जो अर्निंग बिफोर है उसकी शरह होती है, रेट होता है, वो भी कांस्टेंट रहता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बाकी इन कांस्टेंट्स के साथ रेवेन्यू बढ़ा ले तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि कॉस्ट कम कर ली जाए, या वेरिएबल कॉस्ट कम करे या फिक्स्ड कॉस्ट अपनी कम करें। टैक्सेस तो गवर्नमेंट लागू करती है, वो हमारे या ऑर्गेनाइजेशन के अख्तियार में नहीं होते, इसलिए हम टैक्सेस पे इतना एम्फिसाइज नहीं करते। लेकिन दो तरीके तो हैं, एक कॉस्ट कम करने वाला और एक रेवेन्यू बढ़ाने वाला, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है तो इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये दो स्ट्रेटेजीज मैंने अभी आपको बताया कि एक रेवेन्यू इंक्रीज करें और दूसरी स्ट्रेटेजी है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करें, तो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाता है। पहली स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखें एक एग्जाम्पल दी हुई है, उस एग्जाम्पल की मदद से मैं कुछ पॉइंट मेक करना चाहता हूँ। ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सेल्स रेवेन्यू 110 है, 110 मिलियन इसको कंसीडर कर लें आप। वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 35 मिलियन, 35 मिलियन। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, इसमें से ये कॉस्ट निकाल दें तो बाकी जितना बचता है वो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है। अगर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दें, लेस कर दें, तो बाकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। अब ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, इस पे मैंने सेल्स टैक्स लागू किया कि जो भी आपका रेवेन्यू होगा उस पे सेल्स टैक्स दोनों स्ट्रेटेजीज में सेम होगा, उसकी शरह होती है सेल्स टैक्स की। ये जो रेट है 16%, इसकी टोटल सेल्स पे जो सेल्स टैक्स बनता है वो 17.6 है। अब जो नेट गेन आया, यानी ये पूरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद जो नेट गेन आया है वो 12.4 आया। और 11.4 जो है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस केस में 11.4 मिलियन इसको कंसिडर कर लें आप। यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने पहले आपको शीट दिखाई है उसके मुताबिक ये कैलकुलेशंस हुई हुई हैं।
अब दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप ऑप्टिमाइज करें कॉस्ट, आप रेवेन्यू उतना ही रखें। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आप 100 रखते हैं, कम रखते हैं। अगर रेवेन्यू कम है, सेल्स कम की है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी इससे थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे 30 मिलियन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आपने 110 की बजाय 100 यूनिट्स बनाए और उतने ही सेल किए। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम है, 70 है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट को आपने ऑप्टिमाइज किया कॉस्ट को यहाँ भी, और यहाँ भी आपने फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज किया। यहाँ 45 थी, यहाँ 35 कर लिया आपने, फिक्स्ड कॉस्ट कम कर ली। अच्छा, उसके बाद सेल्स टैक्स कितना लगा? यहाँ पे 16 लगा सेल्स टैक्स, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 यूनिट सेल किए और यहाँ पे आपने किए थे 110 पे सेल्स टैक्स लगा था, यहाँ 100 किए तो 100 पे सेल्स टैक्स यहाँ पे यूं समझेंगे इस रेट इसकी वजह से कम है, प्रोडक्ट के नंबर की वजह से। और नेट गेन इसमें कितने? 19 मिलियन। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने? 18। तो यहाँ से अगर आप इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में ये है कि दोनों स्ट्रेटजीज में से अगर हम अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर लें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट अचीव होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट अचीव होता है अगर वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स ले। और सिक्स सिग्मा स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिकली जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी सेंटर के गेट घूमते हैं कि हमने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है बाय यूजिंग सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। तो जहां भी आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, मैंने आपको बताया यही बेहतर स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। और जब आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो अप्रूव्ड है ग्लोबली वो सिक्स सिग्मा मेथड है। सिक्स सिग्मा की डीमैक मेथडोलॉजी है जिससे आप कॉस्ट इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तो ठीक है, ये जो मैंने अभी डिस्कशन की उसके मुताबिक ऐसे ही नजर आ रहा है कि सिक्स सिग्मा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह की स्किल्स के लोग चाहिए और कैरियर ग्रोथ भी हो सकती है इसमें, अच्छी सैलरीज भी ये लोग ले रहे हैं। लेकिन क्या अगले 5, 10, 15, 20 सालों में भी इनकी ज़रूरत रहेगी, इन स्किल्स के लोगों की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी? तो इस सवाल का जवाब भी हमें देना चाहिए। ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, इस सवाल का फिर क्या जवाब है? इसके लिए मैंने एक दो स्लाइड्स ऐड की हैं कि क्या नेक्स्ट 5, 10, 20 ईयर्स में चांसेस हैं कि सिक्स सिग्मा की स्किल्स को डिमांड करें। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली क्लोज कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है यस। सिक्स सिग्मा की रिक्वायरमेंट जो है वो सस्टेन करेगी ऑर्गेनाइजेशन में अगले 20, 30, 40, 50 साल तक, आई बिलीव। वो क्यों करेगी उसकी वजह यहां देखते हैं। उसकी वजह पहली ये है कि कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो वक्त के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है या उसने नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, तो नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उस वो चूंकि उसके अभी बहुत ज्यादा कंपटीटर्स नहीं होते, वो नया प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट वो कंपनी चार्ज करना चाहे मार्केट में, चूंकि अभी वो नया है, वो कर सकती है। वो सेट करती है कि मैंने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी। उसके लिए जो मोस्ट कॉमन वो तरीकेकार अख्तियार करते हैं वो ये होता है कि वो कहते हैं इतना हमें हमें प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आई, इस कॉस्ट पे 15% हमारा प्रॉफिट है, तो वो ऐड करके जितनी चार्जेस बने वो प्राइस उसकी रख देते हैं कि ये प्राइस है। लेकिन जब वक्त गुजरता है उस तरह के और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और जब कस्टमर के पास चॉइस आ जाती है कि वो उस तरह के और कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी ले सकता है, तो फिर जो प्राइस है वो कस्टमर सेट करता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन जो बना रही होती है। जब कस्टमर प्राइस सेट करता है तो जो प्राइस है उस पर कैप लग जाती है, प्राइस कैप हो जाती है। और मतलब ये है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मर्जी की प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, उसे कस्टमर की मर्जी से या मार्केट में जो रेट होता है उसके मुताबिक रेट फिक्स करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का भी।
तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वक्त के साथ वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाए और उसकी प्राइस जो है वो सस्टेन करे या प्राइस ऑप्टिमाइज करे या प्राइस मिनिमम लेवल पे रखे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करे प्राइस। क्योंकि अगर वो इंक्रीज करेंगे तो फिर कस्टमर का जो जो दूसरे कंपटीटर का प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा सेल हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा क्योंकि प्राइस उसकी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट ऐसे समझें कि पहले नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, उसमें चूंकि एक ही प्रोडक्ट है तो जितनी भी प्राइस होगी वो बिकेगा। लेकिन जब 5 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट उसी नौइयत के आ गए तो अब कस्टमर की मर्जी होगी, जो उसे सस्ता लगेगा वो खरीदेगा। तो इसलिए 5 साल बाद 10 साल बाद हर ऑर्गेनाइजेशन को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि कंपटीटर के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और कंपटीटर मार्केट में आते हैं तो उसे प्राइस कैप होती है और उसे अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये हर प्रोडक्ट के लिए, हर कंपनी के लिए चैलेंज रहेगा हमेशा। ये कभी ऐसे नहीं है कि खत्म हो जाएगा कंपटीशन, ये रहेगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने वाले लोग भी जरूरत रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है। और जो सिक्स सिग्मा स्किल्स हैं ये आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सिखाती हैं। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक सस्टेनेबल स्किल सेट है जो अगले 20, 30, 40, 50 सालों तक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगा और मैं समझता हूँ ये हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहेगा। ये अगली स्लाइड से इसका और मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा आपको। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि मेच्योर इंडस्ट्रीज, जब कंपटीशन आ जाता है मार्केट के अंदर तो मेच्योर इंडस्ट्रीज को अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ती है या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू यानी इनोवेशन लानी पड़ती है जिससे कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बढ़े और वो प्रॉफिट अचीव करें, अपना बिजनेस सस्टेन करें। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज मैच्योर होती जाती हैं उन्हें कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है और ये दोनों काम वो लोग करते हैं जिनको सिक्स सिग्मा की स्किल्स आती हैं या जिनको इस तरह की स्किल्स आती हैं। तो वो लोग ये अचीव कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी। दूसरा रीजन ये है कि ये कुछ स्टडी है जो सॉरी यूएसए के स्लोन स्कूल में हुई। जेम्स एटरबैक ने ये स्टडी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की। ये तकरीबन 1850 से 2000 का डाटा है। यहाँ मैं सालों का होराइजन ज्यादा इसलिए रख रहा हूँ ताकि पता चले कि ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज का ट्रेंड कैसे रहता है, कैसे ये प्रूव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा के स्किल्स या लीन सिक्स सिग्मा के स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगी हमेशा। यहाँ पे डाटा दिखाया गया है कि ये पहला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है ये टाइप राइटर्स और मूविंग कैरेज जो ओपन गाड़ियां, इन गाड़ियों की तादाद, इन गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की तादाद कितनी थी, 20, 40, 60, ये वाला जो स्केल आ रहा है ये शो कर रहा है कि 1880 के करीब ये कंपनियां बनना स्टार्ट हुई, अभी नई थी, कम था नंबर, तो इन कंपनियों की तादाद बढ़ती गई। जो जो क्या बनाती थी, टाइप राइटर बनाती थी या मूविंग कैरेज, ओपन मूविंग कैरेज की गाड़ियां बनाती थी। उनका नंबर बढ़ता गया कुछ सालों में 1905 में ये जाके पीक पे गया और फिर इन कंपनियों का नंबर कम होना शुरू हो गया और कम होते होते 1940 में ये कंपनियां बहुत ही कम रह गई। यहाँ पे देखें 1935-40 में ये कंपनियां बहुत ही कम रह गई। मतलब ये तकरीबन है कोई 20 साल का होराइजन और 20 साल में कंपनियों का नंबर 70 तक गया है और 70 से दोबारा 20 के करीब आ गई है। दूसरा यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये वाला, ये ग्राफ है बेसिकली कार्स का, कार बनाने वाली कंपनियों की तादाद। और ये 1900 में इनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ और 1920 में ये तकरीबन 1919-20 में ये पीक पे थी कंपनियों का नंबर, तकरीबन 70 या इससे ज्यादा था। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 1940 के करीब आप देखें तो 1940 में ये कंपनियों का नंबर तकरीबन 21-22 है। सिर्फ 20 साल में 70 कंपनियों पे गई और 70 कंपनियों पे 40 कंपनियों से 40 कंपनियों पे आ गई। ये यूएसए का डाटा है, सिर्फ यूएसए का डाटा। अच्छा, तीसरा जो ग्राफ है वो है और एरोनॉटिक्स या जेट ट्रांसपोर्ट और फाइटर बम्बर बनाने वाली कंपनियों की तादाद। यहाँ पे ये 1907-8 में स्टार्ट हुई कंपनियां बनाना और उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 1960 में ये तादाद तकरीबन 70 के करीब है, मैक्सिमम कंपनियां थी और फिर उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। वो डिक्लाइन ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पे नेचुरल प्रोग्रेशन इसकी ये थी बाकियों के निस्बत से।
लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की, उन्होंने कहा, कोल्ड वार आई हुई थी, उन्होंने उसको मोबिलाइज करने के लिए कहा कि इन कंपनियों की तादाद इतनी नहीं कम होनी चाहिए, हमें अभी और जरूरत पड़ेगी। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की और ये थोड़ा सा स्लाइडिंग स्केल यहाँ पे बना और फिर ये डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। तो इस सारी स्टोरी का मकसद ये है कि हर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की कैटेगरी या जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनीज हैं, उनका लाइफ साइकिल ऐसे ही होता है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड आता है, बढ़ती जाती हैं, और उसके बाद उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड आता है। किसी भी प्रोडक्ट का देखें, ऑर्गेनाइजेशन का देखें, और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज का बताया गया है। आप देखें तकरीबन ये है होराइजन 100 140 साल का होराइजन है, और बहुत सारी देखें कंपनियां बनी और फिर खत्म हो गई। इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब मैच्योर हो जाती हैं और उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, तो सारी कंपनियां सरवाइव नहीं कर सकती। जिनकी ऑब्सलीट स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती है। या तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटेंट होती है उनको खरीद लेती है, उन उन छोटी ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कम्पीट नहीं कर पा रही होती, या वो बंद हो जाती है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स लाजमी, इन दोनों में से एक ऑप्शन लाजमी होता है, या तो वो खरीद ली जाती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, या वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकी। कम्पीट करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस इनोवेशन चाहिए, कंटिन्यूअस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। दोनों कंपनियों को सरवाइव करने के लिए और बिजनेस को सरवाइव सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूअसली इनोवेशन चाहिए, मतलब अपने प्रोडक्ट में वैल्यू को इन्हांस करना जरूरी है। और दूसरा, ऑप्टिमाइज करें कॉस्ट को। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यूअस होगी तो सस्टेन करेगा बिजनेस, वरना क्या होगा, या तो वो कम्पीट नहीं कर सकी और खरीद ली गई, या फिर वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें, मैंने 150 साल की आपको स्टोरी बताई है। इस स्टोरी से ये साफ जाहिर है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस और वो पीपल और वो प्रोफेशनल सरवाइव करेंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे इन डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, और जो कॉम्पिटेंट होंगे इन डिलीवरिंग ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कॉम्पिटेंट होंगे वो, और जो वैल्यू इन्हांस करने में कॉम्पिटेंट होंगे वो लोग। ये दो किस्म के लोग और दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर सकेंगी मार्केट में, बाकी या बंद हो जाएंगी या उनको दूसरे खरीद लेंगे। ये एक स्टोरी है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी प्रोफेशनल ने सस्टेन करनी है अपनी कैरियर ग्रोथ या अपनी बिजनेस ग्रोथ, तो उसके लिए ज़रूरी हैं दो चीज़ें, इनोवेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। और ये दोनों चीज़ें सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी से आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी और प्रोफेशनल में भी, कि वो जब भी प्रोजेक्ट करेंगे नई इनोवेशन आएगी। क्योंकि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के 3 आउटकम्स होते हैं। पहला आउटकम ये होता है कि बिजनेस रिजल्ट्स अचीव हो, जिस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट किया गया है वो अचीव हो। दूसरी ये होती है कि कैपेबिलिटी इन्हांस हो, जो लोग लीड करते हैं प्रोजेक्ट या उसका पार्ट बनते हैं, उनकी कैपेबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स इन्हांस होती है। और तीसरी चीज ये है कि स्टैंडर्ड्स बनते हैं नए, या स्टैंडर्ड्स बनते हैं या इम्प्रूव होते हैं। तो ये जो इम्प्रूव होते हैं या नए बनते हैं, ये इनोवेशन होती है। आप एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड पे नया स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं, तो हमेशा वो इनोवेशन के थ्रू ही आता है। तो ये 3 चीजें उसका आउटकम होती है सिक्स सिग्मा का। जो ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रही होती हैं वो सस्टेन करती हैं, उनका बिजनेस सस्टेन करते हैं ओवर द ईयर्स, और जो नहीं कर पा रही होती वो सस्टेन नहीं कर पाती मार्केट में। तो ऑब्सोलीट बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो नहीं सस्टेन कर पाती। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो ऐसी स्किल्स लाएं जिसमें इनोवेशन हो, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो, ताकि वो सरवाइव करें मार्केट में। अच्छा ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं या करना चाहती हैं, या जो लोग करना चाहते हैं सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, वो फिर कैसे करें? ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे करती हैं सिक्स सिग्मा की इम्प्लीमेंटेशन? उसके लिए डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं जेनेरिक यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कि सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने की या प्रोग्राम बिल्ड करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो बेसिकली इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? दो मेन चीजें उसमें होती हैं। एक, प्रोजेक्ट्स कहाँ से आइडेंटिफाई होने, और दूसरा लोग या स्किल्ड पीपल जो डीमैक की मेथोडोलॉजी, सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी को जानते हो, वो
होने चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर या रिक्वायरमेंट्स हैं। और तीसरी चीज ये है कि मैनेजमेंट की अवेयरनेस और कमिटमेंट या कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट को अगर खबर ही नहीं होगी या पता ही नहीं होगा कि ये सिक्स सिग्मा की टेक्निक्स क्या हैं या सिक्स सिग्मा क्या है या कौन सी कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, क्यों करती हैं, फिर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सिक्स सिग्मा प्रोग्राम को डिप्लॉय करने के लिए ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, लाजमी है। मैनेजमेंट की अवेयरनेस और कम्युनिकेशन हो, उनको पता हो, उन्हीं के थ्रू चीजें इंप्लीमेंट हो रही हो। प्रोजेक्ट इंजन हो, यानी ऐसी मेथोडोलॉजीज हो जो प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। वो राइट प्रोजेक्ट्स हों, अलाइंड हों विद द बिजनेस गोल्स और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, तो फिर ये प्रोजेक्ट इंजन होगा और प्रोजेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई होंगे। और तीसरी चीज ये है कि पीपल भी हों, मतलब लोगों की ट्रेनिंग हो रही हो, लोगों को ये स्किल प्रोवाइड की जा रही हो कि वो सिक्स सिग्मा के या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट कर सकें, कैरी आउट कर सकें और कंप्लीट कर सकें। तो फिर उसके साथ रिक्वायर्ड होती है, ये पीपल इंजन को रिक्वायर्ड होती है ट्रेनिंग और कोचिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, और कोचिंग और सपोर्ट जब वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तब उन्हें जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट की, तो तब कोचिंग और सपोर्ट होती है उनकी। और ये सारी चीजें मिलके क्या होती है, इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, जिससे क्या होता है, तीन चीजें मैंने बताई। बिजनेस रिजल्ट्स आते हैं, यानी वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अचीव होते हैं, चाहे वो कॉस्ट के हों, क्वालिटी के हों या डिलीवरी के हों। और दूसरी ये है कि कैपेबिलिटी इन्हांस होती है, क्योंकि ट्रेनिंग और कोचिंग हो रही है और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन मेथोडोलॉजीज का, उससे कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही होगी या टीम की और लीडर की। और जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, इवन स्पॉन्सर भी हो गया प्रोजेक्ट का और कोच भी हो गया। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि स्टैंडर्ड्स, नए स्टैंडर्ड्स बन रहे होते हैं और नई जो इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं। इस इन तीनों आउटकम्स की बेसिस पे जो है वो ग्रोथ हो रही होती है प्रोफेशनल्स की इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल सेट, और वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की इन टर्म्स ऑफ देयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव हो रहे होते हैं थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। तो ये सिक्स सिग्मा स्ट्रेटेजी। अब इसको, ये तो बेसिकली एक जेनेरिक स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे इंप्लीमेंट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए भी मेथोडोलॉजीज हैं। और वो ये है कि फोकस्ड इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव होता है, यानी सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव जिसने लॉन्च किया, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि वो आइडेंटिफाई करे बिजनेस रेलेवेंट प्रॉब्लम्स कौन सी हैं उनकी, यानी कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नहीं अचीव हो पा रहे हैं। उसके लिए कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जो सिक्स सिग्मा प्रोवाइड करते हैं, वो आईपीए और एलटीए, इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। ये डायग्नोज हो गए कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। दूसरा स्टेप है कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जब आइडेंटिफाई हो गए फिर वहां पे सोल्यूशन के लिए क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, तो ये सोल्यूशन होता है। उसके लिए जो मेथोडोलॉजीज हैं वो सिक्स सिग्मा की अप्रोच देती है, डीमैक्स, मैड और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजीज। और तीसरा स्टेप है कि जब इम्प्रूवमेंट्स आती हैं तो उनको फिर सस्टेन भी करना होता है। सस्टेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द आउटकम्स होता है कि वो स्टैंडर्ड्स बनते हैं, और दूसरा हम रिव्यू करते हैं परफॉर्मेंस का, कंटिन्यूअस रिव्यू करते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो सस्टेन है या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम चला रहे हैं उनको। ये बेसिकली सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट हो तो इंश्योर करता है कि उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं और उनके लोगों की कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है। तो इससे बिजनेस जो है वो सस्टेन करती हैं जो कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपनी मार्केट में। अच्छा, अब ये है कि क्या किसी कंपनी ने किया भी है सिक्स सिग्मा या सिक्स सिग्मा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है सिक्स सिग्मा पे, कौन सी कंपनी होती है जिसकी प्रोडक्ट में कन्फर्मेंस या क्वालिटी का लेवल 99.997% एक्यूरेसी होती है, यानी 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा लेवल पे परफॉर्म कर रही होती हैं। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंप्लीमेंट कर चुकी हैं, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन है जिनने सिक्स सिग्मा अचीव किया हुआ है।
अभी मैंने पहले भी दिखाया था जनरल इलेक्ट्रिक और फोर्ड और हनीवेल, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिक्वायर कर रही हैं इंडिया में अभी बंदे सिक्स सिग्मा के जिनको चाहिए। हनीवेल का नाम था उसमें, जनरल इलेक्ट्रिक का नाम था। उसके अलावा ये कंपनीज हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जॉन डियर है, कोडैक है, ब्लैक एंड डेकर है, मोटोरोला है, कैटरपिलर है, जीएम है, ये सोनी, ये सब ने ये नाम सुने देखे हुए होंगे। ये कोई ऐसी कंपनियां नहीं है, ये वर्ल्ड की कॉम्पिटेंट कंपनी है। तो ये वो कंपनियां जिन्होंने अपना क्वालिटी का लेवल मेंटेन किया हुआ है, ये लेवल अचीव किया हुआ है सिक्स सिग्मा का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस किया है सिक्स सिग्मा या डीमैक प्रोजेक्ट जिससे बिजनेस गोल्स अचीव हुए हों या इम्प्रूवमेंट आई हो या सक्सेसफुल रहे हों, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक एग्जांपल वो भी है। ये 2014 में एक प्रोजेक्ट किया था, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है बेसिकली। ये मेरा उस वक्त तीसरा प्रोजेक्ट था और इसमें एक एक सर्टेन जोन था, फील्ड ऑपरेशन में ये डिमैग किया गया था। फील्ड ऑपरेशन में एक जोन था और उसमें उसकी टोटल कॉस्ट काम करनी थी। जोन की कलेक्शन कॉस्ट मतलब वो फील्ड की जॉब थी और उसमें रॉ मटेरियल कलेक्ट होता था और वो डिस्पैच होता था फैक्ट्री को, और उस रॉ मटेरियल की कलेक्शन की जो टोटल कॉस्ट थी वो कम करनी थी। और उसको कम करने के लिए हमने डीमैक की मेथोडोलॉजी यूज़ की, उसके कुछ सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए, एक्शंस लिए, कुछ चीज़ें मेजर की, मेजरमेंट सिस्टम स्टार्ट किए और फिजिबिलिटी कुछ लेके आए, कुछ ट्रेनिंग और अवेयरनेस की। उससे ये रिजल्ट्स अचीव हुए। यानी जो डीमैक की मेथोडोलॉजी को फॉलो किया हमने, उसको फॉलो करने के बाद ये हमारी उस टाइम ईयर टू डेट की परफॉर्मेंस थी और ये हमने टारगेट लिया और ये एक्चुअल अचीवमेंट आई, ये जो लाइंस हैं आप देख रहे हैं। इसके अलावा दो फोकस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई थी। दूसरी का ये उस वक्त लेवल था ईयर टू डेट, ये टारगेट लिया और ये बाकी लाइंस जो हैं ये अचीवमेंट किए। और ये उसकी बिफोर प्रोजेक्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, ये ब्लैक वाली लाइन वो है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये प्रोजेक्ट करने के बाद इम्प्रूव्ड कॉस्ट है मिलियन पीकेआर में। और टोटल जो एक साल चूंकि मैयर करनी होती है कॉस्ट, उसकी मैयर की वो 50.4 मिलियन पीकेआर सेविंग आई, जो सस्टेनेबल सेविंग थी। ये ऐसे इनिशिएटिव से कि एक दफ़ा कॉस्ट कम हो गई है तो बस वो कॉस्ट कम नहीं रहेगी, उसका दोबारा बजट नहीं होता। जो एक दफ़ा प्रोजेक्ट से कॉस्ट कम हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये सस्टेनेबल सेविंग्स होती हैं। एक दफ़ा जब आपने रिड्यूस कर ली, ऑप्टिमाइज कर ली कॉस्ट, ये दोबारा इनकर नहीं होती। तो ये एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको इसकी भी दिखाना चाहता था कि डीमैक मेथोडोलॉजी कैसे आपके, अब देखें ये सेविंग एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीम ने डिलीवर किया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली हाईली अचीव गए होंगे, और जिस जोन में ये प्रोजेक्ट हुआ है उसके जोनल मैनेजर के भी अचीव हुए होंगे क्योंकि इतनी सेविंग उन्होंने दी है। तो इस तरह से ये बिजनेस बेनिफिट्स जो है वो अचीव होते हैं डिफरेंट डीमैक प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के। अब मैंने तकरीबन सेशन कंप्लीट कर लिया। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू ऑल माय डिस्कशन।